हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम बायोलॉजी का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए सो क्लास, हम यहाँ पे सॉल्व करें सैंपल पेपर को। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो किस प्रकार से है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बायोलॉजी। टोटल नंबर कितने हमारे पास, यानी 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 घंटे हैं। तो इस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं और ये पैटर्न आपको पता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा टोटल यहाँ पे 28 प्रश्न हैं और सारे ही प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। एक से जो प्रश्न 1 के 8 भाग हैं ये सभी बहुविकल्पी हैं, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू वाले आएंगे और सारे ही 1 नंबर के यहाँ पे हैं। 2 से 7 तक यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, अब आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिखेंगे और प्रत्येक यहाँ पे 1 नंबर का होगा। 8 से 17 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि आपको बहुत सीमित उत्तर यहाँ पे लिखना है। और जो आप 2 से 7 तक के क्वेश्चन होंगे, आप 1 वर्ड हो सकता है या एक सेंटेंस हो सकता है। 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से 17 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, आपको सीमित आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो क्वेश्चन नंबर 18 से 25 तक होंगे वो लघु उत्तरीय हैं और प्रत्येक 3 अंक का है, यानी कि आपको अंकों के आधार पर यहाँ पे अंकों के आधार पर आपको क्वेश्चन लिखने हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो यानी कि इस जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और जहाँ पे आवश्यकता हो नामांकित चित्र बनाइए। यानी जिस आपको सबसे पहले तो आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको उससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बायो में यही है, बायोलॉजी में अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो जितने अधिक आप वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे उतने ही अधिक आपको वहाँ पे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, यानी कि सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए कह रहा है अंडाशय में यानी कि ओवरी में, और ऑप्शन बी कह रहा है कि यकृत में यानी कि लिवर में, ऑप्शन सी कह रहा है कि वृषण में यानी कि टेस्टिस में, और डी कह रहा है अग्नाशय में यानी कि पैंक्रियास में। देखिए, अब यहाँ पे सेम बात जो मैं आपको हर बार रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आया है किससे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी ऑर्गन से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको बताइए, आपको बताने की जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप, जब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आई है, तो यहाँ पे बी और सी जो ऑप्शन है वो हट जाता है, यानी लिवर की बात नहीं होगी और पेनक्रियास की बात नहीं होगी। अब हमारे पास ऑप्शन में बचे 2, यानी कि ए एंड सी। ए क्या कह रहा है, ओवरी में, और सी क्या कह रहा है, टेस्टिस में। यानी कि जो सर्टोली सेल्स होंगी या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होंगी या फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होंगी। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स की जब भी बात आएगी ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल्स हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। टेस्टिस में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो कहाँ रहती हैं ये टेस्टिस में, हमने कहा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहती हैं ये।
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ रहते हैं? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे, उनके अंदर क्या होगा? वहाँ पे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनका काम क्या है यहाँ पे, ये आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप जब तक तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये देखना है कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है। क्योंकि जब आप खोल के अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, कैसी इनका जो स्ट्रक्चर है। आप जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखोगे, फिर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखोगे, फिर आप देखोगे कि उनका क्या क्या फंक्शन है, और इसके साथ ही आप कुछ और चीजें भी वहाँ पे पढ़ लोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास सी आया है। चलिए, सेकेंड हमने बात की है एक संकरण में जीनी प्रारूप जीनोटाइप का अनुपात है, यानी कि द जीनोटिपिक रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये 2022 में आपके पास आया था, जिसमें आपने क्या देखा था कि आपने ये बताना था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो क्या आता है। तो ये हमने करके देखा था। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने क्रॉस किया। अब ये क्या है, पेरेंट है। अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे मोनोहाइब्रिड। सबसे पहले ये बात मैं आपको, ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण, यानी कि जहाँ पे एक कैरेक्टर का संकरण है, एक गुण का संकरण है, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। अब यहाँ पे गैमीट बन गए हैं। इसे हम जी से यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। अब क्रॉस होगा, यहाँ पे इसका क्रॉस इससे हुआ, फिर इसका क्रॉस से हुआ, फिर इसका इससे हुआ। तो क्या था, ये टॉल था, ये शॉर्ट है, या फिर आप उसे ड्वार्फ कहिए, कुछ भी आप कह सकते हो। और यहाँ पे जब हमें पहली पीढ़ी मिली जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, हमने कहा ये सारे ही लंबे हैं। ऑल टॉल कहा हमने। चलिए, अब हमें हमारा जो रेशियो है वो नहीं मिला है, क्योंकि देखिए चारों जो गैमीट बने हैं वो एक जैसे हैं। तो चारों जब F1 जनरेशन में नहीं मिला तो अब हम F2 का यहाँ पे क्रॉस देख लेंगे। अब F2 में मेंडल ने क्या किया कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन थी उसका सेल्फ क्रॉस करा दिया, यानी कि इसका क्रॉस कराया इससे। क्या मिला हमें? तो यहाँ पे पहले गैमीट हम बना लेंगे। अब क्रॉस जब किया गया तो कैपिटल टी आया, और कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और स्मॉल टी आया। अब हमारे पास रेशियो आ सकता है, ये है F2 जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी। चलिए, अब हमें मिल गए हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतति है। हमने कहा कि अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम जान चुके हैं। प्रभाविता का नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हम जानते हैं कि प्रभाविता के नियम में क्या हो रहा है। तो प्रभाविता, अब जहाँ पे भी कैपिटल टी है वो सारे लंबे हैं। हमने कहा ये सारे ही लंबे हैं, 3 प्लांट। और हमने कहा ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे 3:1 आ गया। पहला हमारे पास 3:1 आया, ये बात हो गई है। सेकेंड हमने कहा कि यहाँ पे 3 लंबे हैं, लेकिन उनमें से एक प्योर लंबा है और 2 क्या है, वहाँ पे संकरित लंबे हैं, और एक वहाँ पे प्योर छोटा है। तो हमने कहा एक प्योर लंबा है, 2 संकरित लंबे हैं, और एक क्या है, प्योर छोटा है। 2 हमारे पास रेशियो आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस को हटा लेते हैं, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से अब करना सीख गए हैं। चलिए, तो हमने बात की है 2 प्रकार के क्रॉस की। अब हमने कहा था फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा फिनोटिपिक
और हमने कहा जीनोटाइपिक। दो तरीके की बात की थी। हमने कहा फेनोटाइपिक वो है जो हमें दिखाई देता है और जीनोटाइपिक वो है जो एक्चुअली में जीन्स हैं। तो अगर हम बात करें, हमने कहा हमें 3 लंबे दिखाई दे रहे थे और एक छोटा दिखाई दे रहा था, वो है फेनोटाइपिक। अब हमने जब जीन्स देखे तो हमने कहा कि 2 तो वहाँ पे 3 वहाँ पे लंबे तो हैं, लेकिन उसमें से एक क्या था, प्योर लंबा है और 2 क्या है, संकरित लंबे हैं। यानी कि उसमें दोनों जो जीन है, एक तो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन एक ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने कहा 2 संकरित हैं। फिर हमने कहा एक प्योर क्या है, छोटा है, जीनोटाइपिक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए जीनोटाइपिक पूछा गया है। आंसर हमारा क्या आएगा, जीनोटाइपिक हमने कहा 1:2:1। अगर हम फेनोटाइपिक की बात करें तो ये है फेनो। अगर हम यहाँ पे, ये तो पूरी तरीके से गलत है, ये कोई रेशियो नहीं है। और अगर हम इस रेशियो की बात करें, कौन सा है ये, 9:3:3:1, ये क्या है, ये किसका रेशियो है, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। चलिए, अब आपको साथ साथ में क्या मिल गया, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप फेनोटाइप मिल गया है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको क्रॉस रेशियो मिल गया है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कहा, हमने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई का मतलब होता है 2, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित, यानी कि वो 2 कैरेक्टर की जब क्रॉसिंग हो रही है तब हम उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाने के लिए सफिशिएंट एरिया नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या वो लिए थे, हमने कहा कि येलो और राउंड सीड है, हमने कहा इसी प्रकार का था, हमने कहा येलो और राउंड सीड है, हमने कहा कि ग्रीन और रिंकल्ड है। इस प्रकार से हमने क्रॉस किया था। तो ये जो क्रॉस हमने किया, फिर हमें F1 जनरेशन मिली, कौन सी मिली, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ये Y नहीं है, ये R है, स्मॉल r है। तो क्या हमारे पास आया, हमने कहा येलो और राउंड हमारे पास आया। येलो और राउंड सी, तो हमने क्या देखा, हमने प्रभावी गुण क्या देखा, येलो देखा और दूसरा क्या देखा, राउंड देखा। अब जब यहाँ पे ये तो F1 जनरेशन है, लेकिन जब F2 जनरेशन का क्रॉस कराया गया तो तब हमारे पास रेशियो जो आया है वो आया है 9:3:3:1। तो ये है डाई हाइब्रिड की बात हमने कर ली है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया कि डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं। तो कितने होते हैं, हमने 10 के बारे में हमने पढ़ा है। तो डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं, 10 क्षारक होते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि प्रतिजैविक का निर्माण होता है, यानी एंटीबायोटिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है विटामिन के द्वारा, बी है केमिकल्स के द्वारा, सी है यूरिया के द्वारा और लास्ट कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो आंसर सही हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये सारे क्या है, एक एक नंबर के हम क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैविक कैंची जो डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती है वह है, यानी कि बायोलॉजिकल सीजर विच इज यूज्ड टू कट द डीएनए सेगमेंट इज, क्या है वो, जिससे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिससे हम डीएनए को काटते हैं। अब पहली बात यह आती है कि डीएनए को क्यों काटा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन आया है किससे आया है, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से आया है। तो क्यों डीएनए को काटा जा रहा है, क्योंकि हमें डीएनए से कोई एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट खंड हमें अलग करना है। तो जब हमें विशिष्ट खंड अलग करना है तो हमें उसे काटना होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम क्या करते हैं, सब्जियों को छीलते हैं या सब्जियों को काटते हैं, क्योंकि हमें क्या है, जो बाहर का पोषण है वो नहीं चाहिए, जो खराब जो पोषण हो रहे है उसे हटाना है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डीएनए में भी हमें इस विशिष्ट पीस को लेना है, तो डीएनए की वहाँ पे कटिंग की जाती है। तो डीएनए को काटने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है वो क्या है, हम आपके पास ऑप्शन में है प्रोटीन, सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
तीसरा है पॉलीमरेज और लास्ट है जीन पूल। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हमने बात की थी किसकी, डीएनए के फ्रेगमेंटेशन की, कोई प्रोटीन या पॉलीमरेज या जीन पूल की बात नहीं की थी, बल्कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वहाँ पे बात की थी, जिसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं। जैविक कैंची कहिए या आणविक कैंची कहिए, तो ये शब्द ही हमें दर्शाता है कि आणविक कैंची या जैविक कैंची, यानी कि जो कि क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को काटने में यूज हो रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर, जैविक कैंची या फिर आणविक कैंची कहिए। तो उसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप लोग ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जिसमें हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में कौन यूज होता है? हमारे पास ऑप्शन ए है ईस्ट, सेकंड है एल्गी, तीसरा है राइजोबियम और लास्ट है लैक्टोबैसिलस। तो ब्रेड का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, जहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी ईस्ट वहाँ पे इंक्लूड होगा। आंसर हमारा क्या आएगा कि ईस्ट वहाँ पे यूज होता है, और उस ईस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। ये तो आपको ये पूछा गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ईस्ट के अलग अलग ईस्ट के आपको एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा ईस्ट ब्रेड के निर्माण में यूज होता है। तो आपको इस याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि किस ईस्ट का वहाँ पे यूज हो रहा है। तो कौन सा ईस्ट है वो, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है, यानी कि द लार्जेस्ट नंबर इन फूड चेन इज, कि जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी होती है। पहला है फर्स्ट क्लास कंज्यूमर्स, सेकंड है डिकम्पोजर्स, सी है प्रोड्यूसर्स और लास्ट है सेकंड क्लास कंज्यूमर्स। तो इनमें से हमें बताना है कि किसका जो नंबर है वो सर्वाधिक यहाँ पे होता है। आंसर हमारा क्या आएगा, डीकम्पोजर्स आएगा, कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनका सबसे अधिक नंबर होता है, क्योंकि डीकम्पोजर बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो यहाँ पे सर्वाधिक होता है। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास दिया है, इसमें से आपको पूछा गया है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट है ऑर्गन। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत इजी है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, हमें पता है। आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन थे, जो ग्रीन हाउस गैस तक के जो क्वेश्चन थे, ये हमारे पास एमसीक्यू में आए थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर्स टाइप होंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन स्पर्म। आपको बताना है कि जो ह्यूमन स्पर्म है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि बताइए ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपको ये सारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने क्रोमोसोम यहाँ पे हैं। हमने कहा कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 में यानी कि 23 पेयर हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो 22 पेयर हैं वो क्या है, ऑटोसोम्स हैं। और एक हमने क्या कहा कि जो 1 पेयर है वो क्या है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इतनी तक की बात हमने हो गई थी। फिर हमने क्या कहा कि जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में कहते हैं तो हमने कहा
मेल है या फीमेल है। अब जब भी यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे n होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे, यानी कितने नंबर यहाँ पे होंगे, 23 क्रोमोसोम। अब 23 पेयर की बात नहीं की है, 23 क्रोमोसोम की हमने बात की है। तो कितने क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे, मानव के जो शुक्राणु है, अगर हम स्पर्म की बात करें तो कितने हमारे पास है, हमने कहा कि 23, क्योंकि क्या है, हैप्लॉइड है। आंसर आपके पास आएगा 23 क्रोमोसोम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एलील क्या है, हमें बताना है एलील क्या है। तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आई थी, उसमें आया था कि सबसे पहले रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी की हमने बात की थी। तो एलील, वही हमें बताना है कि एलील क्या है। किससे क्वेश्चन आया है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, आप जीन को देख लेंगे कि जीन क्या होता है। जीन की डेफिनेशन आप हमने क्या पढ़ी, हमने कहा कि पीस ऑफ डीएनए, हमने कहा पीस ऑफ डीएनए कि जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि डीएनए का वह पीस जो कि किसी कैरेक्टर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन की ही फॉर्म क्या होती है, एलील होती है। तो हमने जैसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि जीन क्या होता है, जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। तो जीन कहते हैं कि जो जीन पेयर में रहते हैं वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब एलील के बारे में पढ़ने से पहले हमें कैरेक्टर और ट्रेट पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर, हमने कहा कैरेक्टर यानी कि किसी का, हमने कहा कि आंखों का कलर है, आई कलर है, तो आई कलर क्या हमारे पास आता है, कैरेक्टर है। फिर हमने कहा कि ब्राउन आईज होती हैं, ब्लू आईज होती हैं और ब्लैक आईज होती हैं, ये हम अलग अलग फॉर्म बता रहे हैं, ये क्या है, ट्रेट है। लेकिन क्या हो रहा है, जो जीन है वो एक ही जीन इन्हें कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन अलग अलग फॉर्म को, यानी कि जीन की जो एक फॉर्म में एक जो जीन है वो क्या है, वो ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रहा है, वही जीन किसी और में क्या कर रहा है, वो वहां पे ब्राउन कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर क्या है, एक गुण है, और ट्रेट क्या है, उस गुण की जो अलग अलग फॉर्म होती हैं, अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है एलील की क्या डेफिनेशन होती है। ये जो फंक्शन है, ये जो आपके लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क का है, इसे हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपको एलील की डेफिनेशन यहाँ पे देखनी है, एलील क्या होता है और एलील और जीन में क्या डिफरेंस यहाँ पे है। सो क्लास, आज हमने सैंपल पेपर को यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।